मेडिसिन के अंदर अपन विषाणु जनित रोग मान लेते हैं। विषाणु जनित रोग में रेबीज अपन ने स्टार्ट किया हुआ था। रोग कारक रेब्डोवायरस जो होता है, रेबीज रेब्डोवायरिडी का सदस्य, लाइसा वायरस कुल का सदस्य रेबीज वायरस। सही है। एपिडेमियोलॉजी सॉरी इसकी रोग जनकता होगी। इसके बाद में एपिडेमियोलॉजी, ये किसी घाव के द्वारा फैलता है। जब कोई संक्रमित पशु स्वस्थ पशु को काटता है तो उससे उत्पन्न होने वाला घाव के अंदर उसके लार की वजह से ये फैलता है। दूसरा इसका पैथोजेनेसिस की बात करें तो ये तंत्रिका स्नेही वायरस है। क्या है? तंत्रिका स्नेही वायरस। और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, इसमें तंत्री के लक्षण प्रकट होते हैं। एक ही जगह पर घूमना, पागलपन या चारों तरफ भागना, किसी भी चीज़ को खाना, लकवा जैसी कंडीशन, वो सारी क्या होती है? तंत्रिका तंत्र के लक्षण आते हैं। दूसरा अपन ने इसके लक्षण देखे थे, इसमें कौन कौन से लक्षण आते हैं जो अपन ने कैटल के अंदर दो प्रकार की फॉर्म, एक होती है पैरालाइटिक फॉर्म जिसको डम फॉर्म भी कहा जाता है, जो ज़्यादा घातक नहीं होती है। सही है। या अपन कह सकते हैं वो ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होती है। ये दूसरी होती है फ्यूरियस फॉर्म। फ्यूरियस फॉर्म होती है वो बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव होती है, आक्रामक फॉर्म होती है। उसके अंदर पशु क्या होता है? किसी भी पशु को काटता रहता है। सही है। किसी को काटने के लिए तोड़ता है। या अपन ये जो 25% डॉग्स के अंदर ये फ्यूरियस फॉर्म देखी जाती है। 75% डॉग्स जो बाकी बच्चे हुए हैं उनके अंदर क्या देखी जाती है? डम फॉर्म देखी जाती है, जो एक प्रकार से अपन कह सकते हैं जो पशु जो होता है वो शांत बैठा रहता है इसके अंदर, या पूरी तरह से शांत रहता है। दूसरा फ्यूरियस फॉर्म जो होती है उसके अंदर आक्रामक रहता है। आक्रामक जैसे कि किसी भी वस्तु को काटना, वो सारी चीज़ें। सीप के अंदर देखे थे अपन ने, गोट के अंदर इसके लक्षण देखे थे। इसके अलावा डॉग के अंदर अपन ने लक्षण देखा था। एक्यूट फॉर्म इसकी पाई जाती है, पर एक्यूट अवस्था भी पाई जाती है। और एक होती है माइल्ड फॉर्म। माइल्ड फॉर्म जो होती है वो लंबे समय तक चलती है और कम संक्रमण की वजह से इसमें लक्षण जो होते हैं वो कम दिखाई देते हैं। यहाँ तक अपन ने देख लिया था। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसका डायग्नोसिस। पहला तो लक्षणों के आधार पर डायग्नोसिस, पहला लक्षणों के आधार पर लक्षणों के आधार पर अपन इसकी पहचान की जा सकती है। इसके अलावा कई परीक्षण जैसे कि फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट जिसको FAT बोला जाता है, FAT टेस्ट इसके लिए काम में ले सकते हैं। एलाइजा काम में ले सकते हैं। एलाइजा इसके लिए काम में ले सकते हैं। CFT। और एक होती है नेगरी बॉडी। मैंने आपको बताई थी नेगरी बॉडी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक बॉडी होती है जो इस वायरस के द्वारा उत्पन्न की जाती है। ये जहाँ भी कोशिकाओं के अंदर जाता है तो नेगरी बॉडी इसका निर्माण करता है। और ये नेगरी बॉडी इसकी उपस्थिति क्या दर्शाती है कि इसके अंदर रेबीज है। और नेगरी बॉडी की उपस्थिति किस टेस्ट के द्वारा, किस स्टेनिंग के द्वारा इसको पता किया जा सकता है? स्टेनिंग होती है इसकी सेलर्स स्टेनिंग। सेलर स्टेनिंग की वजह से, सेलर स्टेनिंग की मदद से अपन नेगरी बॉडी का पता कर सकते हैं। किसी भी टिश्यू के अंदर अगर अपन सेलर स्टेनिंग करेंगे तो उससे अपन को नेगरी बॉडी का पता चल जाएगा, नेगरी बॉडी की पहचान हो जाएगी। और नेगरी बॉडी की पहचान हो गई तो इसका मतलब है कि उसके अंदर जो वायरस है वो कौन सा है? रेबीज वायरस। तो ये हो गया इसका डायग्नोसिस। नेक्स्ट आता है इसमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस। डिफरेंशियल डायग्नोसिस डिफरेंशियल डायग्नोसिस। अब डिफरेंशियल डायग्नोसिस में कुछ ऐसे अलग अलग रोग हैं जो रेबीज के समान लक्षण प्रदर्शित करते हैं, उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो केटल में ऐसे कौन से रोग हैं जैसे कि लैक्टिशनल टिटेनी, ये लैक्टेशन टिटेनी जो होती है वो अधिक ज़्यादा दूध देने वाले पशुओं में देखी जाती है। अधिक ज़्यादा दूध देने वाले पशुओं में टिटेनी, जैसे कि लैक्टेशनल टिटेनी का मतलब होता है कि इसमें क्या होता है, इसको कैल्शियम टिटेनी भी कह सकते हैं। कैल्शियम की कमी होगी, सही है,
जो अधिक दूध देने वाला पशु है उसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा निकलेगी दूध के साथ, और कैल्शियम वो अधिक कम ग्रहण कर रहा है, तो इस वजह से जो टिटेनी उत्पन्न होती है उसको लैक्टेशनल टिटेनी कहते हैं, या इसको मिल्क फीवर भी कहा जा सकता है, इसको मिल्क फीवर भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट आती है इसमें लेड पॉइजनिंग। लेड पॉइजनिंग हो गया, विटामिन ए डेफिशिएंसी, ये सारे जो अपन पढ़ रहे हैं ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी, लेड पॉइजनिंग, लैक्टेशनल टिटेनी, ये जो है इसके अंदर सबके अंदर कौन से लक्षण दिखाई देते हैं? इसके अंदर तंत्री के लक्षण दिखाई देते हैं, सबके अंदर तंत्री के लक्षण दिखाई देते हैं, सही है। इसके अलावा पॉलीइंसेफेलोमलेशिया, पॉलीइंसेफेलोमलेशिया जिसके अंदर भी तंत्री के लक्षण दिखाई देते हैं, और इसके अंदर वो सारे लक्षण दिखाई देते हैं जो मैंने आपको रेबीज के अंदर बताए, तंत्री के लक्षण, जैसे कि सर को एक तरफ घुमाना, सर को किसी दीवार से भिड़ाना, सही है, कुछ भी चीज़ खाने लग जाना, अवांछनीय चीज़ें भी खाना, वो सारी चीज़ें इसके अंदर दिखाई देती है। पागलपन जैसे लक्षण। एक होती है लिस्टीरियोसिस। लिस्टीरियोसिस जो होता है उसके अंदर भी ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें कैटल के बाद सीप और गोट। सीप और गोट में कौन कौन से डिजीज हैं? एक तो हो गया पॉलीइंसेफेलोमलेशिया, पॉलीइंसेफेलोमलेशिया हो गया, इसके साथ साथ एंटेरोटॉक्सीमिया, एंटेरोटॉक्सीमिया जो अपन ने जीवाणु जनित रोगों में पढ़े थे, प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया, प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया, लूपिंग इल हो गया, और लिस्टीरियोसिस हो गया। ये अपन ने सारे किसके अंदर पढ़े थे? लूपिंग इल पढ़ा था, लिस्टीरियोसिस पढ़ा था, एंटेरोटॉक्सीमिया पढ़ा था, ये सारे अपन ने जीवाणुजनित रोगों में पढ़े थे, और उनमें जो लक्षण प्रदर्शित होते हैं वो रेबीज के समान दिखाई देते हैं। सीप कोट हो गया, कैटल हो गया। नेक्स्ट आता है इसके अंदर हॉर्स के अंदर, हॉर्स के अंदर वायरल इंसेफेलोमाइलाइटिस, वायरल इंसेफेलोमाइलाइटिस, इसके अलावा हर्पीज वायरस का इन्फेक्शन, हॉर्स के अंदर हर्पीज वायरस का इन्फेक्शन, या सेरेब्रोस्पाइनल नेमेटोडाइटिस, सेरेब्रोस्पाइनल डायसिस, सेरेब्रोस्पाइनल नेमेटोडाइसिस, ये हो गया। इसके बाद आता है पिग के अंदर। पिग के अंदर कौन कौन से हो गए? सूडो रेबीज, सूडो रेबीज हो गया। इसके अलावा स्वाइन फीवर, स्वाइन फीवर हो गया, मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस, ये सारे जो रोग हैं वो रेबीज के समान प्रदर्शित करते हैं लक्षण। ये हो गया डिफरेंशियल डायग्नोसिस।
नेक्स्ट आता है इसका ट्रीटमेंट। उपचार, उपचार की बात करें रेबीज के उपचार की, तो रेबीज आप लोगों को पता है किसके द्वारा फैलता है, मुख्यतः ये किसके द्वारा फैलता है, मुख्यतः डॉग के काटने से, डॉग बाइटिंग, डॉग बाइटिंग यानी कि कुत्ते के काटने से ये फैलता है। और कुत्ते की लार में ये वायरस उपस्थित रहता है, इसके अंदर, लार के अंदर ये वायरस उपस्थित रहता है। तो इसके उपचार में सबसे पहले क्या करें, जिस भी स्थान पे डॉग ने काटा है उस स्थान पर क्या करें, उस स्थान पर उस घाव को अच्छे से साफ करें, घाव जो है उसको अच्छे से साफ करें, अच्छे से साबुन से साफ करें, अच्छे से जो साबुन है जो डिसइंफेक्टेंट या डिसइंफेक्टेंट का काम करती है, एंटीसेप्टिक जो जैसे कि डिटोल हो गया, लाइफबॉय, ऐसे एंटीसेप्टिक साबुन जो आती है उनके द्वारा उस घाव को अच्छे से साफ करें। और 3 से 4 बार उसको साफ करना चाहिए, यानी कि बार बार उसको साफ करते रहना चाहिए, बार बार साफ करते रहना चाहिए। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो वायरस है, रेबीज का वायरस, ये नॉर्मल साबुन होती है उससे इसको मारा जा सकता है, सही है। तो जिस स्थान पर पशु ने काटा है या डॉग ने काटा है तो उस स्थान पर, उस स्थान को, घाव को अच्छे से बार बार साबुन से धोएं, तुरंत काटने के तुरंत बाद ही बार बार उसको साबुन से धोएं। नहीं, अगर थोड़ा लेट हो जाएगा तो लेट होने के बाद जो वायरस होता है वो मसल्स के अंदर चला जाएगा, उसके बाद में चाहे आप कितना ही धो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जिस स्थान पर काटे उस स्थान पर तुरंत उसको धोना चाहिए, तुरंत उसको साफ करना चाहिए। और ये चीज़ ह्यूमन में भी लागू होती है, ह्यूमन के घाव को भी अच्छे से साफ करना चाहिए। और ये चीज़ जो होती है जानवरों के लिए भी लागू होती है, कैटल बफेलो के लिए भी लागू होती है। इसके बाद में साबुन के स्थान पर अपन अगर घर पे कोई सोप अगर उपस्थित हो, इसमें जेफिरान सॉल्यूशन आता है, उससे भी उसको धोया जा सकता है। जेफिरान सॉल्यूशन, इससे जेफिरान सॉल्यूशन भी जो भी एक प्रकार का एंटीसेप्टिक है उससे उसको धोया जा सकता है। इसके बाद में क्या किया जाता है, इसमें वैक्सीनेशन करवाई जाती है। वैक्सीनेशन इसकी ज़रूरी होती है जब इस घाव को अच्छे से धो लें, उसके जस्ट तुरंत बाद, मतलब जब कुत्ते ने काटा है उसके लगभग आधे घंटे या 1 घंटे के अंदर अंदर पहली वैक्सीन लग जानी चाहिए। तो पहली वैक्सीन लगाई जाती है जिस दिन कुत्ता काटता है उस दिन पहली वैक्सीन लगाई जाती है। फिर उसके तीसरे दिन दूसरी वैक्सीन लगाई जाती है, फिर उसके 7वें दिन तीसरी वैक्सीन लगाई जाती है, उसके 14वें दिन फिर अगली चौथी वैक्सीन लगाई जाती है, सही है। फिर उसके 28वें दिन 5वीं वैक्सीन लगाई जाती है, और 28 के बाद में उसके 90 दिन, यानी कि काटने के 90 दिन बाद में 6ठी वैक्सीन लगती है। इस प्रकार 6 टीके डॉग के काटने पर 6 टीके लगाए जाते हैं। सबसे पहली वैक्सीन 0 डे पे, फिर 3rd डे पे, फिर 7th, फिर 14, फिर 28, फिर 90 डे पे अगली वैक्सीन लगाई जाती है। इस प्रकार एक बार कुत्ते के काटने पर, ये चाहे ह्यूमन को हो चाहे पशु हो, सबको ये कितनी वैक्सीन लगती है, 6 वैक्सीन इसमें लगाई जाती है। ये है कब, जब कुत्ता काट ले, कोई पागल कुत्ता काट ले या रेबीज का कुत्ता अगर काटता है तो उस वजह से ये 6 प्रकार की वैक्सीन लगाई जाती है। अगर नॉर्मली पहले से ही अपन वैक्सीनेटेड करके रखें किसी पशु को, या अपन डॉग को जो लगाते हैं, डॉग को जो रेबीज का वैक्सीन लगाते हैं, वो 3 वैक्सीन इसके अंदर लगती है। सबसे पहले 0 दिन पे, सही है, उसके बाद में 7th दिन पे, फिर उसके बाद में 28वें दिन पे लगाई जाती है रेबीज की वैक्सीन डॉग को। या पर पालतू पशुओं की बात करें तो ये पशुओं को, या अपन कह सकते हैं ह्यूमन जो होता है वो इसको लगा सकता है। ह्यूमन या अगर कोई पालतू पशु है, गाय भैंस, उनको भी लगाई जा सकती है। तो वो वैक्सीन होती है वो पहले लगाई जाती है, जब काटने से पहले ही उसको लगा दिया जाए तो बाद में रेबीज होगा ही नहीं। तो वैक्सीनेशन जो होता है वही उसका उपचार है। और अगर एक बार पशु जो रोग के लक्षण प्रदर्शित कर देता है, उसके बाद में चाहे आप वैक्सीन लगाओ, चाहे कितना ही साबुन से धो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो रेबीज़ का सबसे सही इलाज होता है कि काटने के तुरंत पश्चात उसको अच्छे से धोएं, उसके बाद में उसको ये जो वैक्सीन का शेड्यूल मैंने आपको बताया, वैक्सीन उसको लगानी चाहिए। ये हो गया इसका उपचार। नेक्स्ट है इसका रोकथाम और नियंत्रण।
रोकथाम तो यही है कि जो पालतू पशु है जैसे कि डॉग, उसको रेबीज का टीका लगवाएं, जो 3 महीने पे लगता है। नॉर्मली डॉग को 3 महीने पे लगता है और हर साल उसकी बूस्टर डोज लगाई जाती है। सही है, सबसे पहले 3 महीने पे लगता है और उसके 1 महीने बाद बूस्टर डोज लगाई जाती है। फिर हर बार हर एनुअली उसको बूस्टर डोज लगाई जाती है। सही है। इसके अलावा हम बात करते हैं जो पशु चिकित्सक जो होते हैं वो ऐसे केस के ज़्यादा संपर्क में रहते हैं, तो उनको भी वैक्सीनेशन करा के रखना चाहिए। उनको वैक्सीनेशन होती है, जैसे कि आज उन्होंने वैक्सीन लगाई है, रेबीज की उन्होंने वैक्सीन लगवाई है। रेबीज हुआ नहीं है, लेकिन पहले ही किसी कुत्ते ने काटा नहीं है, लेकिन प्रिवेंशन के लिए अपन पहले ही रोकथाम के लिए उसमें पहले ही वैक्सीनेशन करा के रखना चाहिए। तो पहले दिन पे होती है, उसके बाद में 7वें दिन पे, फिर उसके बाद में 28वें दिन पे उसको लगाई जाती है। ये हो गई 2 महीने के अंदर अंदर लगाने वाली। फिर 28 दिन बाद में हर साल यानी एनुअली उसको हर साल एक वैक्सीन का एक डोज या बूस्टर हर साल उसको लगवाना पड़ता है। जिससे क्या होता है कि अगर कोई रेबीज का कुत्ता उसको काट भी ले तो उसको रेबीज नहीं होगा, क्योंकि उसके शरीर के अंदर पहले से अपन ने एंटीबॉडी बना के रख रखी है। तो ये हो गया इसका रोकथाम और नियंत्रण। सबसे पहले रोकथाम और नियंत्रण, जैसे कि पशु का जो डॉग्स जो होते हैं, डॉग कैट, उनकी संख्या को बढ़ने से रोकना चाहिए। उनकी संख्या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डॉग के द्वारा ये रोग जो होता है सबसे ज़्यादा फैलता है। इसमें कास्टेशन कर देना चाहिए मेल पशुओं का, और जो फीमेल पशु हैं उनके अंडाशय को निकाल देना चाहिए, जिसको बोला जाता है स्पेइंग बोला जाता है। और जो रोग होने से पहले जो वैक्सीन लगाई जाती है उसको प्री एक्सपोजर वैक्सीन बोला जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 0, 7, 28 दिन पे, फिर हर साल एनुअली उसको लगाया जाता है। सही है, तो उसको बोला जाता है प्री एक्सपोजर वैक्सीन, मतलब रोग के होने से पहले ही वैक्सीन लगवाते हैं। इसको बोला जाता है प्री एक्सपोजर वैक्सीन। प्री एक्सपोजर वैक्सीनेशन मतलब रोग होने से पहले ही पता कर लिया, टीका लगा लिया। तो ये हो गया कौन, रेबीज के बारे में खत्म। रेबीज के बाद में नेक्स्ट डिजीज आता है बोवाइन मैलिग्नेंट कैटल। बोवाइन मैलिग्नेंट बोवाइन मैलिग्नेंट कैटल। बोवाइन मैलिग्नेंट कैटल, बोवाइन का मतलब होता है कि सबसे ज़्यादा किसके अंदर होती है। बोवाइन मतलब कैटल बफेलो के अंदर ये रोग सबसे ज़्यादा होता है। कैटल और बफेलो के अंदर सबसे ज़्यादा होता है। इसके अलावा सीप गोट के अंदर भी ये हो सकता है, और कैटल बफेलो के साथ साथ जो हिरन होती है, डियर, उसके अंदर भी ये रोग जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। कैटल बफेलो के साथ साथ हिरन में भी ये रोग सबसे ज़्यादा होता है। तो बोवाइन मैलिग्नेंट कैटल हो गया। ये विश्वव्यापी रोग है, जीवाणु जनित रोग है, और एक प्रकार का फीटल रोग है। हाईली फीटल मतलब ये रोग होने के बाद पशु की मृत्यु ही होती है। जब तक इसके लक्षण प्रदर्शित हो जाते हैं उसके बाद में पशु की मृत्यु होती है, इसलिए इसको हाईली फीटल कहा जाता है। ये किसके अंदर होता है, कैटल बफेलो और हिरण के अंदर ये होता है। इसके मुख्य लक्षणों की अगर बात करें, पहले तो इसका उपनाम देख लेते हैं। उपनाम, कई प्रकार के उपनाम है इसके, जैसे कि मैलिग्नेंट कैटल, मैलिग्नेंट कैटल या मैलिग्नेंट हार्ड कैटल, हेड कैटल। सही है। इसके अलावा गैंग्रीनियस कोराइजा, गैंग्रीनियस कोराइजा इसको कह सकते हैं।
मेलिग्नेंट कैटरल फीवर इसको बोल सकते हैं। कैटरल फीवर। ये नाम तो आपको याद रखना है, मेलिग्नेंट कैटरल फीवर, क्योंकि बोवाइन मेलिग्नेंट कैटरल को मेलिग्नेंट कैटरल फीवर के नाम से भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, इस नाम से भी इसका क्वेश्चन आया हुआ है। तो मेलिग्नेंट कैटरल फीवर के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये चीज़ आपको, ये नाम तो आपको याद रखना ही रखना है। इसको शॉर्ट में MCF बोला जाता है, MCF इसको बोला जाता है, या इसको कैटरल फीवर भी बोल सकते हैं। कैटरल फीवर, ये भी आपको याद रखना है। मतलब कैटरल कहीं भी नाम आ जाते हैं, मेलिग्नेंट कैटरल, सही है। तो ये आपको समझ जाना है कि कौन सा रोग है, बोवाइन मेलिग्नेंट कैटरल डिजीज है। ये सारे इसके उपनाम हो गए। मुख्य लक्षणों की अगर बात करते हैं तो मुख्य लक्षण भी कई हैं इसके। मुख्य लक्षण जैसे कि इरोसिव स्टोमेटाइटिस, इरोसिव स्टोमेटाइटिस। स्टोमेटाइटिस का मतलब होता है कि मुख गुहा का इन्फ्लामेशन, मुख गुहा में घाव बनने लग जाते हैं, सही है। इसको बोला जाता है इरोसिव स्टोमेटाइटिस। इसके अंदर ये लक्षण हो गया। गैस्ट्रोएंटराइटिस, गैस्ट्रोएंटराइटिस, गैस्ट्रो मतलब इंटेस्टाइन, आंत, और एंटराइटिस मतलब होता है उसका इन्फ्लामेशन, मतलब आंत का इन्फ्लामेशन इसके अंदर देखने को मिल सकता है। आंत के अंदर घाव देखने को मिल सकते हैं। ऊपरी श्वसन नलिकाओं के अंदर घाव देखने को मिल सकते हैं, यानी कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, URT में घाव, या इरोशन, इसको इरोशन भी बोल सकते हैं। घाव या इरोशन देखने को मिल सकते हैं, सही है। इसके अलावा केरेटोकंजक्टिवाइटिस, केरेटोकंजक्टिवाइटिस, केरेटोकंजक्टिवाइटिस मतलब केरेटोकंजक्टिवाइटिस मतलब होता है कि आंख का इन्फ्लामेशन, आंख जो होती है लाल हो जाती है इसके अंदर, इसको बोला जाता है केरेटोकंजक्टिवाइटिस। नेक्स्ट इसका एन्सेफेलाइटिस, एन्सेफेलाइटिस हो गया। एन्सेफेलाइटिस मतलब ब्रेन जो होता है, मस्तिष्क का इन्फ्लामेशन एन्सेफेलाइटिस कहलाता है। तो मस्तिष्क का इन्फ्लामेशन भी इसके अंदर देखने को मिलता है। और सबसे महत्वपूर्ण लक्षण होता है लसिका ग्रंथिकाओं का बड़ा होना, लसिका ग्रंथिकाओं का, लसिका ग्रंथिकाओं का आकार में बढ़ना, लसिका ग्रंथिकाओं का आकार में बढ़ना। तो ये सारे इसके लक्षण हो गए। ये सारे के सारे क्या हो गए इसके मुख्य लक्षण, जैसे कि इरोसिव स्टोमेटाइटिस, गैस्ट्रोएंटराइटिस हो गया, URT यानी कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में घाव या इरोजन, केरेटोकंजक्टिवाइटिस हो गया, एन्सेफेलाइटिस हो गया, और लसिका ग्रंथिकाओं का आकार में बढ़ना, सही है। ये इसके मुख्य लक्षण हो गए, ये उपनाम अपन ने देखे। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसका रोग कारक। दो प्रकार के रोग कारक सहायक होते हैं। रोग कारक जो होते हैं एटियोलॉजी, दो प्रकार के वायरस इस रोग को उत्पन्न करने में अपना भूमिका निभाते हैं, जिन्हें लक्षणों के आधार पर उनको अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन अपन उनके बारे में देखते हैं कि वो कौन कौन से हो गए। इसके अंदर पहला रोग कारक होता है
हर्पीज वायरस, हर्पीज वायरस जिसको एल्सेफाइन वायरस भी कहा जाता है। एल्सेफाइन वायरस भी इसको कहा जा सकता है। हर्पीज वायरस को AHV कहा जाता है। AHV फर्स्ट इसको कह सकते हैं। इसका जो एक प्रकार का वायरस है हर्पीज वायरस में AHV फर्स्ट, वो ये रोग उत्पन्न करता है। और यह है जो वायरस जो होता है वो मुख्यतः किसके अंदर पाया जाता है? यह ब्लू वाइट बिस्ट के अंदर पाया जाता है। ब्लू वाइट बिस्ट, ब्लू वाइल्ड बिस्ट के अंदर ये पाया जाता है। अभी ब्लू वाइल्ड बिस्ट क्या होती है? ये जंगलों में पाया जाने वाला एक प्रकार का नीला पशु होता है। इसको जंगली नीला पशु कहा जाता है। जंगली नीला पशु क्या कहा जाता है? इसको जंगली नीला पशु या जंगली नीला जानवर इसको कह सकते हैं। ब्लू वाइल्ड बिस्ट के नाम से इसको जाना जाता है, जिसके अंदर यह वायरस मुख्य रूप से पाया जाता है। और इसकी वजह से, इस जंगली नीले पशु की वजह से ये किसके अंदर प्रवेश कर सकता है? ये केटल, बफेलो और डियर, हिरण के अंदर प्रवेश करता है। केटल, बफेलो और डियर के अंदर ये प्रवेश करता है। किसकी वजह से? ब्लू वाइल्ड बिस्ट की वजह से। और यह जो है यह इनके अंदर रोग उत्पन्न करता है। केटल, बफेलो और डियर के अंदर रोग उत्पन्न करता है, लेकिन ये ब्लू वाइल्ड बिस्ट के अंदर रोग उत्पन्न नहीं करता। मतलब अपन कह सकते हैं ये जो नीला पशु जो है जंगली नीला पशु, ये एक प्रकार से कैरियर का काम करता है, वाहक का काम करता है, जो इस रोग को फैलाने का काम करता है। खुद के अंदर तो रोग उत्पन्न होता नहीं है, लेकिन ये दूसरे के अंदर रोग उत्पन्न कर सकता है। इसके स्त्राव जो होते हैं उनसे यह स्त्रवित होता है, और स्त्रवित होने के बाद ये जब स्वस्थ पशु के किसी भोजन के अंदर या पानी के अंदर या श्वास के द्वारा शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है। दूसरा, पहला तो हो गया हर्पीज वायरस। दूसरा वायरस कौन सा है इसके अंदर? दूसरा वायरस है ओवाइन हर्पीज वायरस। ओवाइन हर्पीज वायरस 2, ओवाइन हर्पीज वायरस 2। यह किसके अंदर पाया जाता है? यह मुख्यतः भेड़ के अंदर पाया जा सकता है। भेड़ के अंदर पाया जा सकता है। जो सीप जो है उसके अंदर यह पाया जाता है, और ये सीप से होते हुए किसके अंदर जाता है? केटल के अंदर, बफेलो के अंदर और डियर के अंदर ये जाता है। इसकी सहायता से ओवाइन हर्पीज वायरस जो किस में पाया जाता है? भेड़ के अंदर पाया जाता है, और भेड़ से होते हुए ये केटल, बफेलो और डियर के अंदर जाता है। भेड़ में यह किसी प्रकार का संक्रमण उत्पन्न नहीं करता। भेड़ के अंदर किसी प्रकार का संक्रमण उत्पन्न नहीं करता। यह भेड़ से होते हुए केटल, बफेलो और डियर के अंदर जाता है और उनके अंदर रोग उत्पन्न करता है। सही है। अब हर्पीज वायरस इसका रोग कारक हो गया। कौन हो गया इसका रोग कारक? हर्पीज वायरस। हर्पीज वायरस हो गया। अब हर्पीज वायरस के बारे में देखते हैं तो इसका हर्पीज वायरिडी, हर्पीज वायरिडी इसकी क्या होगी? फैमिली होगी। क्या होगी? हर्पीज वायरिडी फैमिली। इसका जीनस क्या हो गया? इसका जीनस हो गया हर्पीज वायरस। जीनस हो गया हर्पीज वायरस, इसका जीनस हो गया। और इसका सदस्य जो है, ये दोनों इसके सदस्य हैं, इसको हर्पीज वायरस AHV फर्स्ट कहते हैं और ओवाइन हर्पीज वायरस सेकेंड के नाम से जाना जाता है। किसके सदस्य हैं? हर्पीज वायरस जीनस के सदस्य हैं, जो हर्पीज वायरिडी इसकी फैमिली है। सही है। ये एक प्रकार का DNA वायरस है। क्या है? DNA वायरस है, जिसके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो DNA पाया जाता है। गोलाकार होता है, स्पेरिकल इसकी आकृति होती है, गोलाकार स्पेरिकल जिसको बोल सकते हैं इस प्रकार की, जैसे कि स्प्रिंग जो पाई जाती है उसके आकार की इसकी संरचना होती है। एनवेलोप्ड होता है, ढका हुआ होता है, और क्यूबिकल इसकी सिमेट्री होती है। किस प्रकार की सिमेट्री होती है? क्यूब के आकार की इसकी सिमेट्री होती है। तो ये हो गया रोग कारक के बारे में। एक बार और देख लो। हर्पीज वायरस पहला रोग कारक, और ओवाइन हर्पीज वायरस सेकंड दूसरा रोग कारक। इसको AHV फर्स्ट बोला जाता है, इसको ओवाइन हर्पीज वायरस सेकंड बोला जाता है। यह मुख्यतः किसमें पाया जाता है? ब्लू वाइल्ड बिस्ट यानी कि जंगली नीले पशु के अंदर ये पाया जाता है,
और उसके अंदर किसी प्रकार का ये रोग उत्पन्न नहीं करता। जब इसका स्त्राव होता है, इसके शरीर से जो स्त्राव होते हैं उनके द्वारा शरीर से बाहर निकलता है वायरस, और श्वास के द्वारा या किसी संक्रमित भोजन के द्वारा, संक्रमित पानी के द्वारा ये शरीर में प्रवेश करता है। कैटल, बफेलो और मुख्यतः डियर जो हिरण होती है उसको प्रभावित करता है। दूसरा इसका रोग कारक है ओवाइन हर्पीज वायरस 2, जो मुख्यतः किस में पाया जाता है, भेड़ के अंदर पाया जाता है, और कैटल, बफेलो और डियर को संक्रमित करता है, लेकिन भेड़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। भेड़ के अंदर ये पाया जाता है, ये अपन कह सकते हैं कि जंगली नीला पशु और जो भेड़ है वो इसके वाहक का कार्य करते हैं। अब हर्पीज वायरस जो होती है इसकी फैमिली कौन सी है, हर्पीज वायरिडी, और इसका जिनस क्या है, हर्पीज वायरस। और हर्पीज वायरस के ये 2 प्रकार के सदस्य जो मिलकर इस रोग को उत्पन्न करते हैं, मिलकर इस रोग को उत्पन्न करते हैं। ये डीएनए वायरस होता है, स्पेरिकल इसकी आकृति होती है, सही है। एनवेलोप्ड होता है, ये एक कवरिंग होती है, इसके ऊपर कवरिंग पाई जाती है। इसके अलावा इसकी जो सिमेट्री होती है वो किस प्रकार की होती है, ट्यूबिकल सिमेट्री होती है, ट्यूब के आकार की इसकी सिमेट्री होती है। नेक्स्ट अपन इसके बारे में इसकी रोग जनकता एपिडेमियोलॉजी बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।